जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने आज आपके फ़ोल्डर में दो फाइल्स एड किए हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ HTML5 है। इसमें HTML5 की हिस्ट्री है कि भाई HTML5 कहाँ से आ गया, HTML5 में कौन कौन से एडिशंस आ गए और उनके वर्जन्स क्या है और हर एक वर्जन में क्या क्या ऐड होता गया और एट द लास्ट आपके पास कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें से आप HTML5 की ये फ़ाइल खुद देखें, ये आपको मालूम हो जाएगा। इसके बाद आपके पास HTML5 के कुछ डिटेल्स हैं कि HTML5 बेसिकली है क्या, कहाँ से आ गया और इसे क्यों कहते हैं HTML5 और उनमें से नई क्या चीज़ आई है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HTML5 इज़ द लेटेस्ट एवोल्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस HTML. The term represents two different concepts. HTML to HTML5। हम HTML से HTML5 को क्यों मूव हो गए। With HTML5 has been designed to deliver almost everything you would want to do online without requiring additional software such as browser plugins. HTML5 में एडवांस्ड आपके पास सब कुछ फीचर्स है, बगैर किसी प्लगइन के रिक्वायरमेंट के आप उनमें से एक एडवांस्ड वेबसाइट बना सकते हैं या बगैर किसी प्लगइन के ये हर एक ब्राउज़र में सपोर्ट होती है। It does everything from animations to apps, music to movies, and can also be used to build incredibly complicated applications that run in your browser. HTML5 को अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से आप एनिमेशंस कर सकते हैं, इसमें से आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स जो कि एंड्रॉयड में बनते हैं। ठीक है, इस तरह आप मूवीज़ को भी डाल सकते हैं ब्राउज़र पे और आप इनक्रेडिबली कम्प्लेक्स ऑपरेशन या कम्प्लेक्स जो आइडियाज़ है वो आप उन पर बना सकते हैं। इसके अलावा आप गेम डेवलपमेंट के लिए भी HTML5 को यूज़ कर सकते हैं। The most significant difference between older versions of HTML as HTML5 is the integrations of video and audio into the language specification। कहते हैं कि जो ओल्डर वर्जन HTML है और HTML5 के दरमियान अगर आप देखें तो सबसे मेन डिफरेंस ये है कि इनमें से ऑडियो और वीडियो के जो टैग्स हैं ये भी इंटीग्रेट हुए। इस तरह बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो गई है। ठीक है, तो इसमें से वीडियो और ऑडियो टैग भी ऐड हुए हैं या इंटीग्रेट हुए हैं। एडिशनली HTML5 includes the following updates. Additionally HTML5 में जो other updates आए हैं वो ये है। Deprecated elements like center, font and strike have been dropped. Deprecated कुछ elements थे, जिस तरह के center का एक टैग था, elements और टैग एक ही नाम है, element और टैग एक ही नाम है, तो ये elements drop हो गए। ड्रॉप मीन्स के ख़त्म कर दिए गए HTML5 से। सेंटर, फॉन्ट एंड स्ट्राइक ये टैग थे तो ये ख़त्म हो गए हैं। Improved parsing rules allow for more flexible parsing and compatibility। parsing के कुछ rules हैं वो भी improve हो गए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये आप हायर लेवल पे फिर पढ़ेंगे। New elements including video, time, nav, section, progress meter, aside and convex। ये elements या ये tags उनमें से add हो गए जो कि time, nav, video and fla। New input attributes including email, URL, dates and times। फॉर्म की जो इनपुट है पढ़े हैं ना, इनमें से ये जो टाइम, URL, डेट एंड टाइम है ये HTML5 के हैं, ये HTML5 में अपडेट हो गए हैं। दैट्स वाई अगर आप देखें तो उनकी सिक्योरिटी भी है। ठीक है, जो कि टाइप ईमेल लिख लेते हैं तो वहाँ पे खुद आपको मैसेज मिलता है कि भाई आपने यहाँ पे करेक्ट ईमेल ही पुट करना है। न्यू इनपुट एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग ईमेल ये हो गए। न्यू एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग चार सेट, एसिंक्रोनस एंड पिंग, ये एट्रीब्यूट्स भी आए हैं। किस लिए यूज़ होते हैं वो आप चेक कर ले। ठीक है, जो न्यू एलिमेंट्स हैं इसमें से जो मैंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया इसमें से सब डिटेल्स हैं। ठीक है, न्यू APIs दैट ऑफर ऑफलाइन कैचिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट एंड मोर। इनमें से न्यू APIs आई है। व्हाट इज़ API? API इज़ बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। बेसिकली आपका फर्स्ट असाइनमेंट ये भी हो गया दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन API एंड प्लगइन। और आप किसी से पूछे ये डेफिनेशन बहुत हद तक लोगों को पता नहीं है। अदरवाइज ये APIs पे भी काम कर रहे हैं, प्लगइन्स पे भी काम कर रहे हैं, बट दे डोंट नो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन API एंड प्लगइन। तो कल मैं आपसे ये पूछूंगा। ठीक है, APIs और प्लगइन के दरमियान फ़र्क क्या है। बेसिकली API इज सम कोड, सम रूटीन्स और सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट इज़ यूज्ड टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर। ठीक, और ये भी फंक्शनलिटी एक्सटेंड करती है, बट मेन डिफरेंस कल आप मुझे बताओगे। ठीक, तो इसमें से डिफरेंट APIs आ गई, जिस तरह के ऑफलाइन कैचिंग है। ऑफलाइन कैचिंग आप वेबसाइट को ऑफलाइन किस तरह
कैच करेंगे, ठीक है। और इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट भी आ गया कि आप एक एलिमेंट को ड्रैग करते हैं, फॉर एग्जांपल एक इमेज है तो उसको ड्रैग करते हैं और ड्रॉप करते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज उनमें से ऐड हो गई है। अच्छा जी, support for vector graphics without the aid of programs like Silverlight or Flash। अच्छा, तो HTML5 में न्यू एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो गए, इनपुट एलिमेंट्स भी न्यू इंट्रोड्यूस हो गए, वेक्टर ग्राफिक्स की सपोर्ट भी आ गई। वेक्टर ग्राफिक्स यूजली कन्वेज एंड कनकेव्स, ये HTML5 में न्यू आए हैं, तो वेक्टर ग्राफिक्स वहाँ पे सपोर्ट होते हैं। अगर आप मैप्स में देखें तो वेक्टर बेस एक वेक्टर ड्रा हो जाती है, ठीक है, कि इस लोकेशन से इस लोकेशन तक इतना ही एरिया है, ये रूट है या फला फला, तो बेसिकली ये वेक्टर ग्राफिक्स है। और अगर आपने मैप्स में देखा होता है तो कुछ एरिया स्पेसिफिक एरिया के मतलब वो दायरा लगा होता है या कुछ वेक्टर टाइप का वो हो जाता है कि ये एरिया इस एरिया से ये मतलब ये एरिया ही है, तो ये बेसिकली वेक्टर ग्राफिक्स है। तो ये भी आ गए HTML5 में। सपोर्ट फॉर मैथ ML मार्कअप लैंग्वेज, सपोर्ट फॉर मैथ ML टू अलाउ बेटर डिस्प्ले ऑफ मैथमेटिकल नोटेशंस। तो मैथ मार्कअप लैंग्वेज के लिए कुछ सपोर्ट आ गया कि आप मैथमेटिकल इंप्रेशंस को एक अच्छी तरीके से डिस्प्ले करें। जिस तरह के डिफरेंट मैथ्स के ऑपरेशंस आ गए तो आप मैथमेटिक्स भी उन पे अब परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स आ गए तो इसमें इजी हो गए। JavaScript can now run in the background thanks to the JS। JS means JavaScript Web Worker API। अब JavaScript HTML5 के साथ बैकग्राउंड में काम कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड में डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो आप बाद में इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट में चेक कर देंगे। तो बैकग्राउंड में डिफरेंट ऑपरेशंस रन हो सकते हैं इसके ज़रिए। ग्लोबल एट्रीब्यूट सच एज tab index repeat एंड ID कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल एलिमेंट्स। ये CSS में पढ़ेंगे। सिलेक्शन, बेसिकली ये सिलेक्शन होती है, तो सिलेक्शन तीन तरीक़ों से होती है, एक आप कर सकते हैं ID के ज़रिए, क्लास के ज़रिए एंड एलिमेंट के ज़रिए। तो ये आप एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट मीन्स टेक सेलेक्ट करेंगे, टेक मीन्स कि H1 टेक सेलेक्ट कर रहे हैं, H2 टेक सेलेक्ट कर रहे हैं, इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, डिवीजन सेलेक्ट कर रहे हैं और उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट भी आ गया इसमें। तो आप इजीली किसी को कह सकते हैं कि HTML5 में न्यू न्यू ये चीज़ें आई है। लेकिन ये याद रखें कि वीडियो ऑडियो टेक, APIs और वेक्टर ग्राफिक्स ये मेन चीज़ें हैं, ये याद रखें। की फ्रेम्स क्या होते हैं? बेसिकली की फ्रेम्स CSS में एडवांस पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टच देते हैं। की फ्रेम्स बेसिकली आपके पास CSS की कुछ एनिमेशंस के लिए यूज़ होते हैं। ए की फ्रेम इन एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग इज़ अ ड्राइंग दैट डिफाइंस द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पार्ट्स ऑफ एनी स्मूथ ट्रांजिशन। की फ्रेम्स बेसिकली एनिमेशंस के लिए यूज़ होते हैं या फिल्म मेकिंग में यूज़ होते हैं। अगर आप एक वेब पेज पर एनिमेशंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप की फ्रेम्स यूज़ करते हैं। अच्छा, एक बात आप ये भी याद रखें कि जब हम ये की फ्रेम्स करते हैं तो वो CSS कोड के अंदर करते हैं, CSS के अंदर करते हैं। तो जब CSS कोड आप HTML के पेज के अंदर लिखते हैं तो वो स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, मतलब स्टाइल टैग स्टार्ट, स्टाइल टैग एंड और इसके अंदर आप HTML का कोड करते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि सिलेक्शन, तो यहाँ पे हम ये की फ्रेम्स या एनिमेशन बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं, पेज की बॉडी पर, ताकि इस पेज की बॉडी में एनिमेशंस हो, ठीक है। और एनिमेशंस के लिए दो वैल्यूज होती हैं, एक एनिमेशन की स्टार्टिंग वैल्यू होती है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए जो लाइटिंग होती है एनिमेशंस, तो उनकी स्टार्टिंग एंडिंग, तो बेसिकली एनिमेशंस की स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होती हैं, वो भी हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एनिमेशंस अप्लाई कर रहा हूँ बॉडी के ऊपर। एनिमेशंस के लिए तरीकाकार ये है, देखो ये स्टाइल का टैग है, ये स्टाइल का टैग है, और स्टाइल टैग को हमेशा आप हेड टैग के अंदर लिखते हैं। हेड टैग के अंदर मतलब टाइटल टैग के बाद लिखते हैं UID। तो हेड टैग के अंदर आप स्टाइल को लिखे, तो स्टाइल टैग स्टार्ट, स्टाइल टैग एंड। यहाँ पे सिलेक्शन जो मैंने किए हैं, ये सिलेक्शन मैंने एलिमेंट सिलेक्शन किए हैं। एलिमेंट मीन्स के टैग सिलेक्शन, बॉडी एक टैग है, तो मैंने यहाँ पे कहा है कि बॉडी पर एनिमेशंस करो, और बॉडी पर एनिमेशंस ये एनिमेशंस कीवर्ड है। यहाँ पे हम एनिमेशन का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल बासित एनिमेशन, एहतजाज एनिमेशन, कोई भी लीगल या कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे नाम होगा एनिमेशन का, सेकंड एनिमेशन के लिए टाइमिंग होगी, ये एनिमेशन इस टाइम में ख़त्म होगी। फॉर एग्जांपल यूँ यूँ तो 1 सेकेंड में, आप कह सकते हैं कि यार ये 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, ठीक है।
तो यूजली आप टाइम डिफाइन करते हैं कि एनिमेशन कितने टाइम में ख़त्म होगी, तो यूजली हम कहते हैं कि 25 सेकेंड में। और इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जब एक बार ख़त्म हो जाए लूप उस पर चले बार बार, ये फिर अगर एक बार एनिमेशन ख़त्म तो दोबारा तो फिर से बार। लीनियर, ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ है एनिमेशन के, डिफरेंट टाइप्स हैं। लीनियर है, नॉन लीनियर है, कुछ और भी है, ईज इन ईज आउट है, ठीक है, ईज है सिर्फ, तो डिफरेंट टाइप है, वो भी आप इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। ये आप बॉडी ख़त्म कर देते हैं मतलब कि एनिमेशन अप्लाई करो, और इस नाम से अब यहाँ पे हम उसके लिए की फ्रेम्स लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि एट द रेट साइन लिखते हैं इसके सामने एंड की फ्रेम्स। ये की फ्रेम जो है ये बेसिकली आपका की वर्ड है। ठीक, मतलब कोई अपना ऑलरेडी आप डिफाइन नहीं करते, वो ऑलरेडी उनको पता चलता है कि अब ये की फ्रेम है। उनको ये भी पता चलता है कि आपने फिर यहाँ पे की फ्रेम का नाम लिखना होगा, तो आपने वही नाम लिखना होगा एग्जैक्टली जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। मतलब इस नाम के ज़रिए हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि इस पर ये एनिमेशन जो है ये आप इस बॉडी पर अप्लाई करें, और इस नाम के ज़रिए कनेक्शन बना है उनका। ठीक है, तो अब हम उन पर अप्लाई कर रहे हैं कि 0% पे उनका बैकग्राउंड कलर एक बार रेड हो, फिर ब्लू हो, फिर ग्रीन हो, फिर वाइट हो, फिर ब्लैक हो, और ये एनिमेशंस करता रहे और बॉडी एनिमेशंस करती रहे। तो आई एनिमेशंस को करते हैं की फ्रेम्स को। पेज बनाने का तरीका ये है, जब अगर आप बिल्कुल नए हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर डॉक्यूमेंट पर कोई भी नाम दे दे इसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ मुस्तान एनिमेशन। ठीक, और डॉट HTML, लेकिन डॉट HTML के साथ आपने लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पे ओपन करना है, और यहाँ पे आपने उसको क्रोम में भी ओपन करना है, दो जगहों पे आप ओपन करें। एनिमेशंस लिखने हैं हमने यहाँ पे कोड, तो आप यहाँ पे HT कंट्रोल स्पेस, फॉर एग्जांपल एनिमेशंस इन HTML5। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि एनिमेशंस को हमने स्टाइल टैग के अंदर लिखना है, स्टाइल टैग के अंदर लिखना है, और स्टाइल टैग को अपने हेड टैग के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे आप स्टाइल टैग को स्टार्ट करें, और यहाँ पे आप स्टाइल टैग को एंड करें, और स्टाइल टैग के अंदर अब आप आए, तो स्टाइल टैग के अंदर हम सेलेक्ट कर रहे हैं बॉडी को, बॉडी के ऊपर एनिमेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बॉडी को सेलेक्ट किया आपने, और बॉडी की आपके पास खुद बॉडी है, मतलब बॉडी टैग के अंदर अब आप बॉडी के लिए कोड इन पैरेंथेसिस के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके कर्ली ब्रेसेस हैं, सॉरी, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब आप एनिमेशन के लिए कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एनिमेशन, ये कीवर्ड है, यहाँ पे एनिमेशन का कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट एनिमेशन। यहाँ पे टाइमिंग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड। ओके, यहाँ पे हम कह देते हैं कि इनफाइनाइट और लीनियर। ओके, अब इस बॉडी से आप निकले, और अब आप यहाँ पे की फ्रेम्स लिखेंगे। तो की फ्रेम लिखने का तरीका ये है कि आप @ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि की फ्रेम्स, देखो ये खुद उनका कलर चेंज हो गया। यहाँ पे की फ्रेम का नाम, तो एहतिजाज नाम क्या है की फ्रेम का, यहाँ पे देखिए टेस्ट एनिमेशन की फ्रेम का नाम है, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे इसके लिए अब आप कोडिंग लिखते हैं। ओके, यहाँ पे आप कोडिंग लिख लेते हैं। तो कोडिंग में हम कह देते हैं कि 0% पे आप ये करें। चलो इसको मैं कह देता हूँ कि 0% पे बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो। ठीक, और इसके बाद या चलो 0, 10, 20, 30, सॉरी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये क्या हो जाता है, 70, 80, 90, हम कह देते हैं
क्या 10% पे ये होगा, 20 पे ये होगा, 30 पे ये, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। या आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब 20% कर सकते हैं। इसकी भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दे देते हैं कि भाई बैकग्राउंड का आपने ये कलर 10% पे आपने ये कलर करना है। चलो इसको कर दे 0%। कि आपने 0% पे ये कलर, तो मैं कह रहा हूँ कि 0% पे स्टार्ट में उनका कलर रेड हो, फिर इनके बाद येलो हो, फिर इनके बाद ग्रीन हो, फिर इनके बाद ब्लू हो, पिंक हो, इंडिगो हो, पर्पल हो, ब्लैक हो, वायलेट हो, वायलेट हो, क्या, यस, गोल्ड, गोल्ड हो, और ऑरेंज हो। ओके, और अब आप देखें, ठीक, ये आपके एनिमेशन हैं जैसे। तो आप इस बॉडी में कुछ लिख भी सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। और ये टाइमिंग जो आपने दिया है 10 सेकेंड, तो इस 10 सेकेंड में ये सब एनिमेशंस कंप्लीट होंगे। लेकिन हम एक एक स्लॉट दे रहे हैं। देखो रेड के लिए हम कह रहे हैं कि 10%, मतलब 10% मीन्स कि ये 10% के लिहाज से इस टाइम को डिवाइड कर देता है कि फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड डिवाइड हो जाते हैं 10% में, ठीक है। और उसी टाइम स्लॉट के अंदर वो एनिमेशन ख़त्म करना होगा, और 10 सेकेंड के अंदर ये पूरा का पूरा जो 100 तक है ये एनिमेशन ख़त्म होगा। देखो 10 सेकेंड के अंदर वो सब कलर्स एनिमेशन कर, इस पे कुछ नहीं। और बेसिकली ये जो रेड आप देख रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग तो पॉइंट लेंगे ना, ये तो पहले से हमने डिफाइन किया कि हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रेड है, ठीक है। ये भी एनिमेशन में आ रहे हैं तो रेड शो हो जाता है, इसके बाद और इसके बाद और रेड तो शो होगा। ये तो नहीं है कि बस 0% को कुछ शो नहीं होगा, रेड तो शो हो रहा है। इसके अलावा आप 20% भी दे सकते हैं, एक कलर को आप 30% भी दे सकते हैं कि 30%, तो उनके लिए टाइम बढ़ जाएगी, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम में पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर आप उनको रिफ्रेश करें, देखो रेड आ जाता है ना, रेड आ जाता है, फिर इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, तो ये आपकी एनिमेशंस है। इसके अलावा अब अगर आप इसकी बॉडी में कुछ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल H1, तो आप इसके अंदर इमेजेस आप लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, हमने बॉडी पर बेसिकली एनिमेशंस अप्लाई किए, कर सकोगे अप्लाई इंशाल्लाह। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे CSS में, ठीक है। इसमें जितने भी आप एनिमेशंस देखते हैं ये की फ्रेम्स पे होते हैं यूजली, जो आप देखते हैं स्लाइडर के लिए, डिफरेंट आप मेन्यूज़ के लिए, डिज़ाइन के लिए, इंशाल्लाह कम्प्लेक्स हम जाएंगे इसमें। क्या, यस, यस, देखो ये सेलेक्टर आपका यहाँ पे बॉडी की जगह फिर H1 हो जाएगा, ठीक है। तो H1 पे आप अप्लाई करेंगे, चलो। यस एग्जैक्टली, ये उसी तरह ही है, ठीक है। राइटिंग के ऊपर सिर्फ ये राइटिंग आप कह रहे हैं कि ये हो, तो इसको jQuery पर इंशाल्लाह फिर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से हैंडल नहीं होता फिर। तो jQuery के ऊपर आप ब्लिंकिंग कर सकते हैं, इसके लिए प्लगइन भी मिलते हैं कि ये खुद ब्लिंकिंग करते हैं, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड बेसिकली हमने यहाँ पे कहा है कि इस एलिमेंट का सिर्फ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और इसके अलावा आप उनका कर सकते हैं यहाँ पे कलर, चलो चेक करते हैं सिर्फ, क्या टेक्स्ट कलर भी हैं, और सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी भी आप दे सकते हैं।
ठीक है, लेकिन कलर है सिर्फ। हम चेक करते हैं कि इनका कलर मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक। क्या एक एक को हम वो करेंगे तो क्या शॉर्ट की इसके लिए शॉर्ट की नहीं है। ये तो कोई यहाँ पे आपने सिलेक्शन की ना, कंट्रोल प्रेस करें और जहाँ पे आप सिलेक्शन करते जाएं, कंट्रोल प्रेस किए और सिलेक्शन करो, तो अब अगर इसको रिमूव करता हूँ तो सब रिमूव हो जाएंगे, ठीक। तो ये होता है, शॉर्ट की नहीं है। अब देखें, यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन होते हैं तो सामने आ जाता है ना सब कुछ। अब आपको तो आइडिया आ चुका होगा, तब आप बहुत सारी चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। इमेजेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आपका ये जो सेलेक्टर है, सेलेक्टर ये आपका टैग होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आप प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, अभी तो आपको सीएसएस का पता ही नहीं है कि सीएसएस के प्रॉपर्टीज क्या है, तो सीएसएस की जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तब आप बहुत खूबसूरत एनिमेशंस कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अब तक हमने सीएसएस पढ़ा नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा इन चीज़ों का कि ये सेलेक्टर क्या होता है, बेसिकली ये क्या है, ये क्या, जस्ट आपको झलक दिखा रहा था, थोड़ा सा मज़ा मैंने सोचा ले आए इसमें, ताकि कुछ आ जाए तो बाद में देखेंगे, ठीक है। बाद में इंशाल्लाह देखेंगे बहुत कुछ आ रहा है। क्या मतलब परसेंटेज की तकसीम, नहीं टाइम की, अगर आप यहाँ पे देखो टाइम ज़्यादा कर देते हैं। अब इजीली और ज़्यादा कर देते तो और भी इजीली उनका कलर चेंज हो। जितना आप टाइम कम करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड, ओके। अच्छा जी, तो बैकग्राउंड कलर रहने दूँ कि H1 को रहने दूँ? चलो बस यही ठीक है। बैकग्राउंड पर अप्लाई करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड पर अप्लाई भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बैकग्राउंड पर भी अप्लाई होगा, डोंट वरी। वहाँ पे बैकग्राउंड की रिपीट अलग सा आप ले लें, मतलब यहाँ पे आप फिर से बॉडी ले लें और उसी तरह ही लिखे, जस्ट आप ये नाम चेंज करें और यहाँ पे फिर वैल्यूज चेंज करें, वहाँ पे बैकग्राउंड कलर करें, ठीक है। तो कलर की प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि किसी चीज़ का कलर चेंज करना, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज़ होते हैं जब आप किसी चीज़ का बैकग्राउंड चेंज करते हैं। फाइन, कुछ चेहरे को जी, क्या मतलब, क्या है सी एस एस? ये सी एस एस की प्रॉपर्टी है ना, बैकग्राउंड कलर, ये सी एस एस की प्रॉपर्टी। यस, ये भी सी एस एस की है लेकिन एच टी एम एल की भी है। एच टी एम एल की बेसिकली जो आपके पास यूज़ होती थी वो बी जी कलर है। ये आप एक्चुअली सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। जब मैंने आपको यहाँ पे कह दिया कि जो सी एस एस का कोड हम लिखते हैं, सी एस एस का कोड जब हम लिखते हैं तो वो स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सी एस एस का कोड है, ठीक है। तो ये सी एस एस का ही कोड है जस्ट, लेकिन एच टी एम एल 5 के साथ इंटर रिलेटेड है, क्योंकि एच टी एम एल 5 में सिर्फ और सिर्फ की फ्रेम्स आए हैं, की फ्रेम्स आए हैं, जो कि की फ्रेम्स आप देख सकते हैं, सिर्फ ये चीज़ आई है, ये एनिमेशंस आई है। बाकी ये प्रॉपर्टी कलर की, बैकग्राउंड कलर की, ये एनिमेशन, इवन ये आपके पास सी एस एस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। HTML5 semantic elements, basically semantic किसे कहते हैं? Semantics is the study of the meanings of words and phrases in a language. Semantic जो हम कहते हैं
वो स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, किसी अल्फाज की स्टडी को या फ्रेजेस की मानी को, ठीक है, किसी फ्रेज या किसी अल्फाज के मानी को हम सेमेंटिक कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सेमेंटिक का मतलब हो गया यहाँ पे कि वो एलिमेंट्स या वो टैग जिनके कुछ मानी होती है, ठीक है, वो एलिमेंट्स या वो टैग जिनकी कुछ मानी होती है। ए सेमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। सेमेंटिक की जो एलिमेंट्स है वो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि अपनी डेवलपर को मीनिंग बताए और ब्राउज़र को भी बताए। तो ब्राउज़र और डेवलपर दोनों को पता चलता है कि भाई ये क्या है। Example of non-semantic element def and span tells nothing about its content। अगर आप देखिए def तो def क्या है, span क्या है, ठीक है। इसी तरह के और भी काफ़ी बहुत सारे टैग हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो HR BR, ठीक है। तो BR बेसिकली मुझे पता होता है कि ब्रेक के लिए यूज होता है, लेकिन अगर एक नॉन टेक्निकल बंदा है तो उसको पता तो नहीं चलता कि BR क्या है, ठीक है, या HR क्या है। तो बेसिकली नॉन सिमेंटिक एलिमेंट उनको कहते हैं जो कोई मानी कन्वे नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो सेमेंटिक एलिमेंट्स उसे कहते हैं जो मानी कन्वे करता है। फॉर एग्जांपल फॉर्म है, तो फॉर्म एक आपको पता चलता है कि जनरल फॉर्म होता है, टेबल है तो टेबल आपको भी पता चलता है, आर्टिकल है, तो ये सब आप जानते हैं। तो मीन सेमेंटिक वो एलिमेंट जिनके कुछ मानी होती हैं और वो ब्राउज़र को भी पता चलता है कि ये सेमेंटिक एलिमेंट है, आपको भी पता चलता है कि ये सेमेंटिक एलिमेंट है या इनकी ये मानी है, जिसका मतलब सिर्फ ये है। सेमेंटिक एलिमेंट्स HTML5 में ऐड हुए हैं, जो कि आर्टिकल, एसाइड, डिटेल, फिर कैप्शन, फिगर, फूटर, हेडर, मेन, मार्क, नेव, सेक्शन, समरी, टाइम। बेसिकली इन चीज़ों का इतना काम नहीं है कि वो कुछ स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस इन टैग से आपका कोड एक मैनेज तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक आर्टिकल आप लिखिए, आर्टिकल को जानते हैं आप, आर्टिकल क्या होती है? यस, आपने कभी कॉलम पढ़े हैं अखबार में? तो इसको आर्टिकल कहते हैं। क्या आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब है कि कुछ टैक्स जो कुछ मैसेज कन्वे करता है। इस तरह ब्लॉग्स पे आर्टिकल पब्लिश होते हैं। आर्टिकल का मतलब फॉर एग्जांपल कुछ वाकया हो गया है या कोई चीज़ है, या फॉर एग्जांपल एक बीमारी है, इसके बारे में आप लिख रहे हैं, इसके जम्स लिख रहे हैं, इसकी बीमारी के अलामात मतलब लिख रहे हैं, उसकी दवाई भी लिख रहे हैं, एहतियाती तदबीर भी लिख रहे हैं, और बेसिकली आपके पास ये आर्टिकल बन जाता है, ठीक है, इसे आर्टिकल कहते हैं। तो अगर आप पूरे आर्टिकल को आर्टिकल टैग के अंदर बंद कर देते हैं तो आपका कोड मैनेज तरीके से होगा, तो मुझे क्लियर पता चलेगा कि भाई ये आर्टिकल है। अगर आप नेव यूज़ होता है नेविगेशन के लिए, तो अगर आप नेविगेशन यूज कहते हैं मेन्यू को, जो आप मेन्यू पर क्लिक करते हैं ऊपर वेबसाइट्स में, तो अगर आप नेव के अंदर मेन्यू का कोड बंद करेंगे तो मुझे क्लियर पता चलेगा कि भाई इसके ये मेन्यू का कोड है। इस तरह अगर आप हेडर के अंदर पूरा हेडर का कोड बंद कर देते हैं तो मुझे क्लियर पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा हेडर है। मतलब हेड टैग से ऊपर जो आप हेडर टैग लेते हैं तो हेडर टैग में हमारे पास चीज़ें इंक्रीज होती जाएगी, जिस तरह के आप स्टाइल देखो इसमें से आ गया, तो इस तरह चीज़ें और भी आएंगी इसमें से। तो इसको हेडर टैग में सेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, काम के डिफरेंट वर्क है आपको वर्क, तो वो सेक्शन के अंदर आप हर एक सेक्शन दूसरा सेक्शन तीसरा सेक्शन और वर्क को डिवाइड करते हैं। तो इसलिए अंदाज़ा होगा कि भाई ये न्यूज़ का सेक्शन है, ये फॉर एग्जांपल लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन है, ये हमारे पास स्टूडेंट सेक्शन है। तो बेसिकली ये होता है, बाकी कुछ खास काम नहीं होता इनका, जस्ट कोड इनके ज़रिए हम मैनेज तरीके से कर सकते हैं। मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक सेक्शन का एक नैव का, दोनों करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो आर्टिकल टैग है, तो आर्टिकल टैग के अंदर फॉर एग्जांपल या सेक्शन टैग है, ठीक है, मैं सेक्शन टैग लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सेक्शन टैग है, तो सेक्शन टैग के अंदर एक H1 है,
और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखें। और इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। ओके, ये डमी पैराग्राफ है, इसका कोई मकसद नहीं है, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि सेक्शन में क्या होता है। तो एक अलग दूसरा सेक्शन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सेक्शन, लेकिन ये भी H1 लिख लेता हूँ। सेक्शन टैग के अंदर H1 टैग, H1 टैग के अंदर कंट्रोल S, और यहाँ पे मैंने दूसरी पेज बनाई है, तो इसको वेव करते हैं। तो देखो दो सेक्शन में ऑटोमेटिकली काम डिवाइड हो गया। तो अगर यहाँ पे कल आप कोड देख रहे हैं तो इजीली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वेलकम टू द मेट्रोस पाकिस्तान एक अलग सेक्शन में कोड है, इसमें ये सेक्शन ये चीज़ें हैं और इसमें से ये चीज़ें हैं। तो आप इजीली देखो कोड को डिवाइड कर सकते हैं कि भाई इसमें ये सेक्शन ये है और इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं तो इस सेक्शन में ये है। तो इजीली आपके पास कोड मिनिमाइज होता है। ठीक है, बाकी उनका कोई ख़ास काम नहीं है कि आपके लिए जिस तरह की इमेज टैग है या H1 टैग है कुछ ख़ास काम परफॉर्म करता है। तो ख़ास काम ये परफॉर्म करता है कि वर्क को सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। यहाँ पे ब्रेक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये अरेंज करता है ये चीज़ें। इस तरह हमारे पास एक नेव का सेमेंटिक एलिमेंट है। ठीक, बेसिकली नेविगेशन में आप भी इस तरह एंकर टैग में आप नेविगेशन लेंगे। ठीक है, तो अगर नेविगेशन को हम नेव टैग के अंदर बंद कर देते हैं, एंकर को जब आप लिंक बनाते हैं तो लिंक कैसे बनाते हैं, एंकर टैग से बनाते हैं। और फिर यहाँ पे आप पेज का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल पेज फला फला .html। ठीक है, और यहाँ पे आप एक्चुअल नाम देते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ होम। फॉर एग्जांपल जस्ट यहाँ पे फिर आप चेंज करिए चीज़ें, एडमिशंस, सर्विसेज, रिजल्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह की एक मेन्यू बना रहे हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेन्यू है। तो अब मेन्यू तो हम सही बनाएंगे, एक एडवांस मेन्यू बनाएंगे। जस्ट आपको दिखाना ही था कि अगर आपने मेन्यू बनानी है तो अगर आप वो नेव टैग के अंदर बंद कर देते हैं तो इजीली अगर कल आपका कोड कोई देख रहा है तो इजीली वो समझ जाएगा कि नेव टैग के अंदर ये जो सब कुछ है वो मेन्यू के लिए है। ठीक है, बाकी कुछ खास काम उसने परफॉर्म नहीं किया। ओके, गॉट इट। ये इतने खैर है वो नहीं है इंपॉर्टेंट, तो वो है ज्यूलिकेशन एपीआई है। इसमें बहुत काफ़ी हद तक लंबा चौड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें से बेसिकली जावास्क्रिप्ट का बहुत कॉम्प्लेक्स कोड आप कह सकते हैं। इस लेवल पर कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन आपके इस लेवल पर काफ़ी हद तक वो कोड है, तो मेरे ख्याल में ये कल कर देंगे। ठीक है, आज मुझे आप कुछ लोग परेशान भी लग रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह फ्रेश होके आए तो ये भी पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर भी कवर करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच।